दोस्तों नमस्कार। आज 20 मार्च है। राहुल गांधी ने एक ऐतिहासिक दिन को याद करते हुए एक ट्वीट किया है। डॉक्टर अंबेडकर ने 20 मार्च 1927 को जो महाड़ आंदोलन किया था, उस महाड़ तालाब का पानी लेकर के पिया था जिसने सदियों की बेड़ियों को तोड़ा था। उस आंदोलन का आज स्मृति दिवस है। इस दिन को राहुल गांधी ने बेहद संजीदगी के साथ प्रोफेसर एस.के. थोराट से बातचीत करते हुए याद किया है। प्रोफेसर थोराट कौन है, क्या बातचीत हुई है, इस पर तो मैं चर्चा करूंगा ही। साथ ही साथ राहुल गांधी की राजनीति अब किस दिशा में जा रही है, राहुल गांधी की राजनीतिक दिशा अब कितनी स्पष्ट और तयशुदा हो चुकी है, इस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले उस ट्वीट को मैं पढ़ता हूं आपके सामने। राहुल गांधी ने लिखा है कि 98 साल पहले शुरू हुई हिस्सेदारी की लड़ाई जारी है। और आप गौर करिएगा, इस समय राहुल गांधी प्रतिनिधित्व से ज्यादा, रिप्रेजेंटेशन से ज्यादा हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। इन दोनों में शब्दों में क्या फर्क है, इसका भी विश्लेषण करूंगा। आगे वो लिखते हैं कि 20 मार्च 1927 को बाबा साहब अंबेडकर ने महाड़ सत्याग्रह के जरिए जातिगत भेदभाव को सीधी चुनौती दी थी। यह केवल पानी के अधिकार की नहीं, बल्कि बराबरी और सम्मान की लड़ाई थी। जाने माने शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, दलित विषयों के जानकार और तेलंगाना में जातिगत सर्वेक्षण पर बनी अध्ययन समिति के सदस्य प्रोफेसर थोराट से इस सत्याग्रह के महत्व पर चर्चा की। इस दौरान दलितों की शासन, शिक्षा, नौकरशाही और संसाधनों तक पहुंच के लिए अब भी जारी संघर्ष पर भी हमने विस्तार से बातचीत की। ये राहुल गांधी लिख रहे हैं। जातिगत जनगणना इसी असमानता की सच्चाई को सामने लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जबकि इसके विरोधी इस सच्चाई को बाहर आने देना नहीं चाहते हैं। बाबा साहब का सपना आज भी अधूरा है। यहां जरा गौर करिएगा, बाबा साहब का सपना आज भी अधूरा है। उनकी लड़ाई सिर्फ अतीत की नहीं, आज की भी लड़ाई है। हम इसे पूरी ताकत से लड़ेंगे। एक संकल्प के साथ राहुल गांधी इस ट्वीट को खत्म करते हैं और पूरा वीडियो जारी करते हैं। करीब 15 मिनट का वीडियो है जिसमें उन्होंने एस.के. थोराट से बात की है। थोराट साहब जेएनयू में कभी प्रोफेसर थे, फिर यूजीसी के चेयरमैन बने। प्रोफेसर थोराट के बारे में जो राहुल गांधी ने जानकारी दी है, वो खास करके दलित इंटेलेक्चुअल्स में महाराष्ट्र से आते हैं और कांग्रेस पार्टी ने पिछले सरकार में थोराट साहब को बड़ी जिम्मेदारियां दी थी। आज उनसे बात की है। राहुल गांधी ने महाड़ सत्याग्रह को याद किया है। वो सत्याग्रह है जिसके चलते डॉक्टर अंबेडकर को चोटें आई थी जब वो पानी पी करके लौट रहे थे। अपने तमाम दलित साथियों के साथ उन पर हमले हुए थे और इसी सत्याग्रह में डॉक्टर अंबेडकर को एक मुस्लिम के घर में शरण मिली थी। जो सामंती थे वो उन पर पत्थरबाजी कर रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात को समझ लिया था कि लड़ाई मामूली नहीं है और ये लड़ाई सिर्फ पानी पीने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई बराबरी और सम्मान की लड़ाई है, जो राहुल गांधी ने लिखा। इसलिए ये जारी रहेगी। जो हुआ था उसके बाद इसकी चर्चा वीडियो में आती है, आप चाहें तो सुन सकते हैं। अंग्रेजी में बातचीत है लेकिन हिंदी में उसके नीचे वाक्य चलते रहते हैं। प्रोफेसर थोराट ने उस मूवमेंट को याद किया और ये बताया कि महाड़ आंदोलन के बाद वो जो मनुवादी थे, वो जो ब्राह्मणवादी थे, उन्होंने उस तालाब में गोमूत्र डाला, गाय का गोबर डाला, पंचगव्य जिसको कहते हैं वो डाल करके उसका शुद्धिकरण किया। वो तालाब जो सार्वजनिक रूप से पानी पीने के लिए उपलब्ध था अंग्रेजी कानून के तहत,
जिसमें जानवर तो पानी पी सकते थे, गाय भैंस तो पानी पी सकते थे, कुत्ते पानी पी सकते थे, लेकिन उसमें दलित पानी नहीं पी सकता था। वो लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर की थी। और उस लड़ाई के बाद ही इसी साल 25 दिसंबर को उन्होंने मनुस्मृति चलाई थी, क्योंकि वो समझ चुके थे कि जाति व्यवस्था और उसके भीतर की प्रताड़ना, असमानता, अन्याय और क्रूरता की हद तक, नृशंसता की हद तक ये जो जकड़ी हुई व्यवस्था है, उसके पीछे असली कारण क्या है? असली कारण उसकी ईश्वरीय व्यवस्था है, ईश्वरीय मान्यता है। और वो ईश्वरीय मान्यता कहाँ से प्रदत्त है, कहाँ से उसे शक्ति मिलती है? वो है धर्म ग्रंथ। और धर्म ग्रंथों में भी सबसे ज्यादा मनुस्मृति, इसलिए उन्होंने सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति का दहन किया था। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि सहस्त्रबुद्धे जो खुद ब्राह्मण समाज से आते थे, वो भी तिलक के बेटे इसमें शामिल थे, यानी मनुस्मृति के दहन में। और ऐसे तमाम लोग डॉक्टर अंबेडकर के साथ थे। उनकी पत्नी, जो आगे दूसरी पत्नी होती हैं डॉक्टर सविता, वो भी ब्राह्मण समाज से थी। डॉक्टर अंबेडकर की लड़ाई ब्राह्मणवाद से थी, उस विचार से थी जो असमानता पर आधारित है। डॉक्टर अंबेडकर की लड़ाई किसी ब्राह्मण से नहीं थी, किसी व्यक्ति से नहीं थी। इस बात को बखूबी बाद में समझा गया, लेकिन वो ताकत इतनी मजबूत थी कि उससे लड़ पाना इतना आसान नहीं था। और वो लड़ाई जो स्वाधीनता आंदोलन की पॉलिटिकल फ्रीडम स्ट्रगल के भीतर डॉक्टर अंबेडकर लड़ रहे थे, जो उन्होंने चुनौती पेश की थी संविधान सभा के भीतर, जो अपने अंतिम भाषण में भी कहा था कि हम पॉलिटिकली एक होने जा रहे हैं 26 जनवरी 1950 से, लेकिन जो सामाजिक असमानता है, जो आर्थिक असमानता है, वो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। और अगर सोशल डेमोक्रेसी नहीं होती है तो इस देश की जो डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी है, वो खतरे में पड़ जाएगी। इस चुनौती को उन्होंने सामने रखा था और ये भी कहा था कि जो दलित है, जो जिसे अछूत बना करके रखा गया सदियों तक, ये आज गुलामी का बोझ ढो करके थक चुका है और अब ये सत्ता पाना चाहता है। ये वो ख्वाब था। और सत्ता का मतलब सिर्फ प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं था, सत्ता का मतलब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनना नहीं था। सत्ता का मतलब है उस पावर स्ट्रक्चर के भीतर अपनी भागीदारी और अपना सम्मान अर्जित करना। गटर की जिंदगी नहीं, वो जिंदगी नहीं कि जिसमें जिहालत हो, जिसमें गरीबी हो, जिसमें भूखमरी हो, जिसमें बीमारी हो। ये विरासत में क्या मिला दलितों को? यही जिहालत, बीमारी, अशिक्षा, यही मिला, शोषण, अन्याय। लेकिन भविष्य संविधान ने दिया, और भविष्य था मनुष्य का अधिकार, संवैधानिक अधिकार, आरक्षण जैसे प्रावधान, शिक्षा, नौकरी और सपने बुनने की आजादी, ये सब दिया। जो स्ट्रगल था डॉक्टर अंबेडकर का, वो स्ट्रगल संविधान के जरिए और फिर डेमोक्रेसी के जरिए आगे बढ़ रहा था। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर इस बात को भी महसूस कर रहे थे कि जो हिंदुत्ववादी ताकतें हैं, चाहे वो हिंदू महासभा हो, आरएसएस हो, जनसंघ हो, राम राज्य परिषद हो, ये ताकतें जिस तरीके से हमलावर थीं संविधान पर, लोकतंत्र पर, समानता पर, वो ताकतें आगे चल करके कितनी बड़ी चुनौती पेश कर सकती हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अपने उस आंदोलन की धार को, अपनी क्रांति की धार को, अपनी वैचारिकी को बहुत स्पष्ट रूप से अपने लोगों से विरासत के रूप में दिया और ये उम्मीद की कि वो उनके विचारों को आगे लेकर के जाएंगे, और अगर आगे नहीं ले जा सकेंगे तो कम से कम पीछे तो नहीं ले जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की खासियत ये थी कि 20वीं शताब्दी में न सही, लेकिन 21वीं शताब्दी में जब इस देश में प्रतिक्रांतिकारी ताकतें हावी होती हैं, जब सामंतवादी और सांप्रदायिक ताकतें हावी होती हैं, जो खुलेआम हिंदू राष्ट्र की बात कर रही हैं, जो मुसलमानों, दलितों की लिंचिंग से लेकर के उन्हें गुलाम बनाने की मुनादी कर रही हों, ऐसे वक्त पर अंबेडकरवाद खड़ा होता है, सीना तान करके खड़ा होता है। और वो न सिर्फ दलितों के भीतर बल्कि
आज की तारीख में राहुल गांधी के लिए भी एक मार्गदर्शन का काम करती है। और यही वजह है कि राहुल गांधी ने पिछले 2 साल के भीतर जिन विचारों को अपने भीतर आत्मसात किया और जिन विचारों ने उन्हें रास्ता दिखाया, जो टॉर्च बियरर का काम कर रही है विचारधारा, वो अंबेडकरवाद है। और राहुल गांधी ने जिस स्पष्टता के साथ, चाहे वो दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, महिलाएं हो, अल्पसंख्यक हो, यानी जो भी इस देश का कमजोर तबका है जिसे संविधान का संरक्षण मिलता है, जो संविधान के जरिए समानता, न्याय के लिए, बंधुत्व के लिए स्ट्रगल कर रही हैं जातियां, समुदाय, महिलाएं, जो शिक्षा और अपने विशेष अधिकारों के जरिए भारत की तरक्की में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहती, भारत की राजनीति में अपने हिस्सेदारी सुनिश्चित करना चाहती हैं, उन पर एक ब्रेक लगा। और उस ब्रेक से आज के राहुल गांधी सामने आते हैं। उस ब्रेक से राहुल गांधी पैदा होते हैं वैचारिक रूप से, और वो राहुल गांधी आज बहुत स्पष्ट रूप से विचार कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। उस पूरे बातचीत को जब आप सुनेंगे तो डॉक्टर अंबेडकर के उस आंदोलन का तो जिक्र है ही, डॉक्टर अंबेडकर के आने वाले आगे का भी स्ट्रगल है, की चर्चा है, आरएसएस की चुनौती की बात है, कास्ट सेंसस पर भी राहुल गांधी सवाल पूछते हैं कितना जरूरी है। प्रोफेसर थोराट बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो सांस्कृतिक रूप से सत्ताधारी हैं, जिनका आर्थिक संसाधनों पर कब्जा है, जो संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हुए हैं, जो इस देश के उन तमाम केंद्रों पर, जो पावर सेंटर हैं, वहां पर बैठे हुए हैं, वो दरअसल उसमें भागीदारी किसी को नहीं देना चाहते हैं। और जो कास्ट सेंसस है वो इस बात का खुलासा करेगा कि किसके पास कितनी मलाई है, किसके पास कितने संसाधन है। तो ये वो लोग नहीं होने देना चाहते हैं, जिसमें राहुल गांधी भी स्पष्ट रूप से अपर कास्ट की बात करते हैं, प्रोफेसर थोराट भी वही बात करते हैं। और अपर कास्ट से मतलब वो माइंडसेट जो असमानता पर आधारित है, जो अन्याय और शोषण के जरिए ही परजीवी बन करके इस देश के उन करोड़ों वंचितों पर गुलामी लाद करके अपना राज और अपना वर्चस्व स्थापित रखना चाहते हैं। इस परजीवी तबके ने जो हासिल किया पिछले 3-4 हजार साल में, और लगातार जो इन पराधीन समाजों का, समुदायों का रक्त चूसा और उस पर वो पल्लवित पुष्पित हुए, वो ताकतें, वो परजीवी समुदाय, वो आज दूसरे रूप में बैठा हुआ है कुंडली मार करके, तो वो एक्सपोज होगा। इसलिए कास्ट सेंसस को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। राहुल गांधी बराबर उस बात को कहते हैं कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की तरक्की का रास्ता कहाँ से जाता है? एजुकेशन से। एजुकेशन सेंटर खत्म कर दिए गए। वो एक एजुकेशन का विकल्प था जहां सरकारी संस्थाएं थीं, सरकारी स्कूल थे, फीस बेहद कम थी। निजीकरण ने पूरे तरीके से उन सपनों को छीन लिया है। दलितों, अति पिछड़ों और आदिवासियों को जो अवसर मिलते थे वो अवसर बंद कर दिए गए, रास्ते बंद कर दिए गए। और जो पूरी ज्ञान की संपदा है, जो कभी एक खास तबके तक सीमित रही, आज निजीकरण के जरिए वो एक खास तबके तक, एक धनाढ्य वर्ग तक सीमित करना चाहती है। थोराट कहते हैं कि यूरोप में कहीं भी निजीकरण नहीं है, बल्कि स्वीडन जैसा 50-60 के दशक का जो देश था, गरीब था, लेकिन उसने भी एजुकेशन पर निजीकरण नहीं लाया। आप जानते होंगे कि यूरोप के कई देश हैं, जर्मनी हो, स्विट्जरलैंड हो, इन तमाम देशों में आज भी उच्चतर शिक्षा तक फ्री है, कोई फीस नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। लेकिन भारत में एजुकेशन पर जो खर्च होता है बजट, वो लगातार कम हुआ है या स्थिर रहा है। अव्वल तो उस बजट का इस्तेमाल विज्ञापन पर हुआ, वो जहां होना चाहिए था वहां नहीं, नीतियों में नहीं, कार्य योजनाओं में नहीं, वजीफों में नहीं। आपको मालूम है कि तमाम वजीफे बंद कर दिए गए। स्कूलों को जो बजट मिलते थे वो बजट कम कर दिए गए। प्रधानमंत्री का चेहरा चमकाया जा रहा है उसके जरिए। तो ये जो एजुकेशन का क्षेत्र सिकुड़ा है, जिस पर पाबंदी लगी है, वो दरअसल
उन दलित, अति पिछड़ों, वंचित तबके के लोगों को धकेल देना है, मुख्यधारा से हाशिए पर पहुंचा देने की पूरी कोशिश है, पूरी साजिश है। इसको आज बड़ी बखूबी तरीके से बेपर्दा किया है राहुल गांधी और प्रोफेसर थोराट ने अपने उस 15 मिनट के वीडियो में। जरा आप देखिएगा और इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि राहुल गांधी की राजनीतिक राह अब बहुत स्पष्ट है। वो उसी अम्बेडकरी लाइन पर अब चल चुके हैं, निकल चुके हैं और पीछे मुड़ने का तो क्या सवाल ही नहीं पैदा होता है। उस एजेंडे में सामाजिक न्याय पार्ट 2 है, अति पिछड़ों का सवाल है, पिछड़ों का सवाल है, दलितों की भागीदारी सुनिश्चित करने का, उनको पावरफुल बनाने का, उनका एजेंडा लागू करने का पूरा मादा दिखाई पड़ता है। और ये बताता है कि राहुल गांधी आने वाले वक्त में एक नए अंबेडकर की तरह, आज के अंबेडकर की तरह उभर करके हमारे सामने आने जा रहे हैं। और वो राहुल गांधी क्या मोदी सत्ता को हटा करके उस व्यवस्था को स्थापित करेंगे, उस सपने को पूरा करेंगे जो डॉक्टर अंबेडकर ने देखा था। शुक्रिया।